हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द मेडिसिन्स फॉर हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर की जिसको हम यूजुअली कहते हैं हाई बीपी। हाई बीपी की किसी पर्सन का जो ब्लड प्रेशर है वो हाई है, ऐसा हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर जो है उसका हाई है। तो ब्लड प्रेशर जब हाई होता है तो वो कंडीशन को कहा जाता है हाई ब्लड प्रेशर, और मेडिकल टर्म्स के अंदर उसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन। उसके लिए जो वर्ड है मेडिकल टर्म्स के अंदर वो है हाइपरटेंशन। तो जो हाइपरटेंशन है कि जो एक बीमारी है, कंडीशन कह सकते हैं हम, कि जिसके अंदर किसी पर्सन का जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा रहता है, हाई रहता है, और उसके कारण काफ़ी अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस वगैरह होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स वगैरह देखने को मिलते हैं पेशेंट के अंदर, और वो कंडीशन के कारण नॉर्मल लाइफस्टाइल पे भी काफ़ी असर पड़ता है। तो जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए अलग अलग जो हम उपाय करते हैं, जो मेडिसिन्स वगैरह यूज़ करते हैं, वो सभी को हम ये वीडियो लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे। कि ये वीडियो लेक्चर जो है वो मेडिसिन्स का भी हम आपको बताएंगे कि कौन से मेडिसिन्स लेनी चाहिए, कि जो ब्लड प्रेशर का जो पेशेंट है उसको कौन से मेडिसिन्स दिए जाते हैं एंड कौन से मेडिसिन्स यूजुअली प्रिस्क्राइब किए जाते हैं ऐसे कंडीशन के अंदर, एज वेल एज जो हम घरेलू उपाय जो कहते हैं कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के जो उपाय, घरेलू उपाय, कि घर पे भी आप ऐसे डाइट के अंदर आप ऐसी हैबिट हो तो उससे भी आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में रहता है। कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओनियन बताया है, फिर शहद कि जिसको हनी कहते हैं हम, फेनुग्रीक के सीड है, और जिंजर वगैरह है, वाटरमेलन है, अजवाइन वगैरह है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं कि जिससे आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में रहता है। तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन था आज के टॉपिक का। डिटेल में अब स्टडी करते हैं ये लेक्चर के अंदर रिगार्डिंग द हाइपरटेंशन, कि जिसको कहते हैं हम हाई ब्लड प्रेशर। So this expert lecture by Amar sir, Mr. Amar M. Rawal, B.Pharm M.Pharm in Pharmaceutics, PhD pursuing, Assistant Professor and Founder of Pharmarox, pursuing the PhD from Gujarat Technological University, Ahmedabad, Gujarat, India. So thank you friends for being in a 1 lakh family of Pharmarox. Pharmarox have crossed the 1 lakh subscriber and we are awarded as Silver Button YouTube Creator Award from YouTube. So thank you all of you to supporting us to reach this milestone. Be updated with the pharma knowledge. For the subscribe the channel and press on the bell icon. Never miss any video of Pharmarox. Pharmarox का मोबाइल एप्लीकेशन अब अवेलेबल है। तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करिए, आपके पास आईफोन है या फिर आईपैड वगैरह है तो भी आप ये आपको एक्सेस कर सकोगे आपके आईपैड या फिर आईफोन के अंदर, एज वेल एज एंड्रॉयड टैबलेट मोबाइल दोनों के अंदर एक्सेस कर पाओगे। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, और ऐप के ऊपर आप स्टडी मटेरियल है, टेस्ट सीरीज़ है, वीडियो लेक्चर वगैरह एक्सेस कर पाओगे। तो हाइपरटेंशन कि जिसको हम कहते हैं हाई बीपी या फिर जो पेशेंट को हम कहते हैं कि उसका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई है। तो ऐसी कंडीशन के पर्सन का जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल से ज़्यादा होता है। तो इन मेडिकल टर्म्स प्रॉब्लम ऑफ हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड ए हाइपरटेंशन। द प्रॉब्लम ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, कि जब किसी पर्सन को प्रॉब्लम है कि जिसका ब्लड प्रेशर जो है वो काफ़ी हाई रहता है तो वो कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरटेंशन यूजुअली। और स्पेशली इसके अंदर जो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर किसी का होता है वो काफ़ी हाई रहता है, कि लाइक यहाँ पे जो देख रहे हैं कि 120 की जो सिस्टोलिक है और डायस्टोलिक जो है वो 80 की जो ब्लड प्रेशर की जो जब हमारे वेन एंड आर्टरीज के अंदर जो ब्लड का जो फ्लो होता है उसके ऊपर प्रेशर होता है, और जो नॉर्मल प्रेशर होता है 120/80 होता है, और वो मेज़र होता है इन मिलीमीटर ऑफ
मर्क्यूरी, mmHg जो उसका यूनिट होता है कि मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, 120 की जो सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक जो है वो प्रेशर मेज़र होता है। तो ये नॉर्मल होता है कि किसी हेल्दी पर्सन का जो ब्लड प्रेशर आप चेक करोगे तो 120 और सिस्टोलिक 120 के आसपास रहेगा और डायस्टोलिक जो है वो 80 के आसपास रहेगा। बट जब किसी को ये प्रॉब्लम होता है हाइपरटेंशन का, हाई ब्लड प्रेशर का, तो ये वैल्यू जो है वो हाई होती है कि फिर उसको ये जो प्रॉब्लम होते हैं उसको हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, और जो मेडिकल के लैंग्वेज में ये बीमारी को कहा जाता है हाइपरटेंशन, कि मेडिकल साइंस के अंदर इसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन। इट इज़ ए लॉन्ग टर्म मेडिकल कंडीशन, इट इज़ ए लॉन्ग टर्म। ऐसा नहीं है कि ब्लड प्रेशर शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है कि जब किसी पर्सन को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है तो वो लॉन्ग टाइम तक रहता है फिर, एंड उसके अंदर ब्लड प्रेशर इन द आर्टरीज इज परसिस्टेंटली एलिवेटेड। अगर पेशेंट मेडिकेशंस नहीं लेता तो आर्टरीज के अंदर जो उसका ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज होता रहता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पिन पॉइंट है कि स्पेशली जो ब्लड प्रेशर जो है वो लॉन्ग टर्म मेडिकल कंडीशन है, ये खास याद रखिए आप। एंड जो आर्टरीज के अंदर उसका जो प्रेशर है वो एलिवेटेड होता जाता है। अगर आप मेडिकेशंस लेते हैं, प्रिकॉशंस लेते तो उससे वो कंट्रोल में रहता है, बट समझो कि पेशेंट को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, मेडिकेशंस नहीं लेते, तो रेगुलरली उनका जो ब्लड प्रेशर है वो काफ़ी इंक्रीज रहता है और उसके कारण काफ़ी अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, रिस्क क्रिएट होते हैं। तो वो सब जानते हैं अब आगे। तो उससे पहले जो भी स्टूडेंट ये ब्लड प्रेशर रिलेटेड स्टडी करता है तो उससे पहले तो नॉलेज होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यूज़ कितनी होती है। तो इसीलिए हम सबसे पहले जानेंगे ये नॉर्मल वैल्यू कि ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। तो जो सिस्टोलिक मिलीमीटर मर्क्यूरी जो यूनिट है तो उसमें 120 लेस देन 120 जो वैल्यू होती है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहा जाता है, एंड डायस्टोलिक होता है लेस देन 80। लेस देन 80 से थोड़ा नीचे आपका ब्लड प्रेशर है तो वो हम कहेंगे डायस्टोलिक नॉर्मल, और सिस्टोलिक 120 है, और यूजुअली उसको लिखा जाता है 120/80। इस तरह से लिखते हैं कि जब किसी का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो 120/80 ऐसा लिखा जाता है। अगर समझे कि आप डायग्नोसिस करवाते हैं और डायग्नोसिस के बाद ऐसा आता है कि 115 और 70 है या फिर 75 है, तो भी हम कहेंगे कि 120 से कम है और 80 से नीचे, तो वो नॉर्मल कहेंगे कंडीशन हम कि ये है नॉर्मल ब्लड प्रेशर। कि जो स्फिग्मोमेनोमीटर जो होता है उससे ब्लड प्रेशर जो मेज़र किया जाता है और उसी से डायग्नोसिस होते ही ये बीमारी कि जब आप रेगुलर आपका ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं और रेगुलरली जो उसके जो रिपोर्ट है डायग्नोसिस के वो ऑलवेज एलिवेटेड आते हैं। कि लाइक सेकंड कंडीशन ये है कि एलिवेटेड ब्लड प्रेशर कि जिसके अंदर सिस्टोलिक 120 से लेकर 129 की ओर बढ़ता है, तो जो लेस था अब ब्लड प्रेशर ये डायरेक्शन के अंदर आगे बढ़ रहा है, 120 से आगे जा रहा है उसकी वैल्यू, और डायस्टोलिक में लेस देन 80 रहता है। फिर तीसरा कंडीशन कि स्टेज 1 हाइपरटेंशन जो हम कहते हैं, स्टेज 1 हाइपरटेंशन, अब ब्लड प्रेशर जो एलिवेटेड था तो वो समझो कि मैं येलो जोन कहता हूँ, कि आप समझो कि प्रिकॉशंस लेते हैं तो ऊपर का जोन में समझो कि ग्रीन कहूँ तो आप ग्रीन जोन में जाओगे, और नीचे का जो रीजन को मैं समझो कि कहता हूँ रेड या फिर डेंजर जोन। तो 120 129 मतलब कि येलो लाइन हम कह सकते हैं कि जस्ट एलिवेटेड है, अभी हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन या फिर हाइपरटेंशन हम नहीं कहते, जस्ट एलिवेटेड है, वो ऐसा कहेंगे कि जब 120 से 129 के बीच में आपका
डायग्नोस्टिक रिपोर्ट आता है, और वो आप रेगुलरली 15 डेज तक के टाइम इंटरवल पे वीकली करवाते हैं, मंथली करवाते हैं, और जो रिपोर्ट्स आपके समझो कि 120 से 129 के बीच में रहता है तो एलिवेटेड होगा, और उस वक्त जो भी आपके डायग्नोसिस करेंगे वो आपको सलाह देंगे कि आप जो प्रिकॉशंस रखिए कि जिससे आपकी डाइट हेल्दी रखिए, सॉल्ट थोड़ा खाने में कम करिए कि जिससे आपका ब्लड प्रेशर फिर से ग्रीन एरिया के अंदर चला जाए और आपका 120/80 के आसपास रहे। बट समझो कि येलो में है पर्सन और प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं रखता तो फिर वो बढ़ता है नीचे की ओर, रेड लाइन की ओर, और फिर कंडीशन क्रिएट होती है, वो है स्टेज 1 हाइपरटेंशन। स्टेज 1 हाइपरटेंशन की जिसके अंदर जो 129 से इंक्रीज होके 130 और 139 के बीच में ब्लड प्रेशर रहता है सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक होता है 80 से 89 के बीच में। डायस्टोलिक होता है 80 से 89 के बीच में। तो दोनों एलिवेटेड हो गए। अब देखिए स्टेज 1 के अंदर ये है स्टेज 1 हाइपरटेंशन की कंडीशन। अब स्टेज 1 में भी समझो कि पेशेंट क्योर नहीं करवाता, मेडिसिन स्टार्ट नहीं करता, तो वो फिर पहुंचता है उसके दूसरे चरण में कि जिसको हम कहते हैं स्टेज 2। स्टेज 2 में अब आपका ब्लड प्रेशर 140 से ज़्यादा और 179 के बीच में रहेगा, और जो डायस्टोलिक है वो 90 से इंक्रीज होके 119 तक रहेगा। और यहाँ से भी समझो कि आप प्रिकॉशंस नहीं लेते तो आप पहुँचेंगे उसके तीसरे चरण में कि जिसको हम कहेंगे स्टेज 3, और उस वक्त ब्लड प्रेशर 180 से हाई, फिर उसकी लिमिट कोई नहीं होगी, 180 से काफ़ी हाई रहेगा, और डायस्टोलिक 120 जितना रहेगा, उससे भी ज़्यादा। मतलब कि जो सिस्टोलिक नॉर्मल में था उतना स्टेज 3 या फिर हाइपरटेंसिव क्राइसिस के अंदर वो उतना हो जाता है। तो ये पाँचों 5 वैल्यूज़ की जो नॉर्मल, एलिवेटेड और हाइपरटेंशन के 3 स्टेज, स्टेज 1, 2 और स्टेज 3 को सीक मेडिकल अटेंशन भी कहते हैं, एज वेल एज उसको हाइपरटेंशन क्राइसिस भी कहा जाता है। तो ये टेबल आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट IMP टेबल की ये आपको पता ही होना चाहिए कि जब डायग्नोसिस के लिए तो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल भी आते हैं, ब्लड प्रेशर नापने के इंस्ट्रूमेंट, फिर जो स्फिग्मोमेनोमीटर होता है उससे भी डायग्नोसिस हो जाता है। बट आपको जब ये चार्ट पता होगा तो ही आप लिख सकोगे कि समझो कि आपने किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक किया और रेगुलरली उसका ब्लड प्रेशर 130 से 139 के बीच में आ रहा है सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक 80 से 89, और रेगुलरली उसके यही रिपोर्ट रहते हैं, मंथली या फिर वीकली आप चेक करते हैं, तो उस वक्त आप सजेस्ट कर सकते हैं कि उसको स्टेज 1 हाइपरटेंशन है, और यहीं से आप उसके मेडिकेशंस वगैरह स्टार्ट करवाओगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि जो नॉर्मल वैल्यूज सबसे पहले पता होनी चाहिए। अब कोजेज़ हम जान लें, रीजंस क्या है किसी पर्सन को ये प्रॉब्लम होने का, हाइपरटेंशन का, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने का। तो सबसे पहले तो मैं बात कहूँ यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जो मैं येलो कर रहा हूँ, येलो मार्क्स को आप पकड़े रहिए तो आपको पता चलेगा कौन से पॉइंट अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो स्ट्रेसफुल लाइफ सबसे पहले तो कि यहाँ पे जो हम पर्सन है वो देख रहे थे काफ़ी स्ट्रेस में है, और जब आप स्ट्रेस में होते हैं, कोई टेंशन करते हैं, तो जब आपको टेंशन है तब हाइपर टेंशन भी है। ये खास ध्यान रखिए कि रेगुलर टेंशन करोगे तो उससे हाइपर टेंशन हो सकेगा, बिकॉज उसके नाम में ही पीछे लिखा है टेंशन। तो जब आप हाइपर होगे और टेंशन करोगे तो आपको हाइपर टेंशन होने का खतरा है, कि जिसको हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी, और जिसके अंदर आपका ब्लड प्रेशर फिर इंक्रीज होता रहेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कोई पर्सन काफ़ी गुस्से में हो, काफ़ी स्ट्रेस में हो, तो उसको कहते हैं कि भाई तू टेंशन मत ले, तुम्हारा ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा। तो यही बात है कि हाइपर होने की ज़रूरत नहीं होती, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं होती, टेंशन लेने की नहीं होती। जितने आप रिलैक्स रहते हैं उतना आपका ब्लड प्रेशर भी
कंट्रोल में रहता है। तो ये है फर्स्ट कोज की जो रीज़न है ब्लड प्रेशर के इंक्रीज होने के। सेकंड बात कहे कि जीनेटिक डिसऑर्डर्स, कि जीनेटिक डिसऑर्डर से, जीनेटिक प्रॉब्लम से, तो उसके कारण भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। फिर जब आपका ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है आपके बॉडी के अंदर, तो जैसे आप नॉर्मली देखें कि समझो कि किसी पाइप के अंदर पानी जा रहा है, तो वो समझो कि उसके अंदर पानी का फ्लो समझो कि हम इंक्रीज़ कर देते हैं, एक्सेसिव पानी आता है, तो क्या होगा, उसका प्रेशर इंक्रीज़ होगा। सेम लाइक दैट हमारी जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड की जो कैपिलरीज होती है, आर्टरीज होती है वगैरह में भी जो ब्लड जाता है उसके ऊपर प्रॉपर प्रेशर लगता है। अगर ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो उसके ऊपर भी प्रेशर इंक्रीज़ होगा, और जिसके कारण हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन प्रोड्यूस होती है। फिर समझो कि आपकी आर्टरीज एबनॉर्मल है, कि जो नॉर्मल आर्टरीज के कंपेयर में वहाँ पे समझो कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर डिफेक्टेड आर्टरी है, तो उसके कारण भी पर्सन का ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। फिर समझो कि अब हैबिट की बात करें खाने की, तो खाने की हैबिट में समझो कि आप एक्सेसिव सॉल्ट यूज़ करते हैं, कि जो है सोडियम क्लोराइड NaCl जो हम कहते हैं एक्सेसिव सॉल्ट। तो सॉल्ट जो है वो केमिकली सोडियम क्लोराइड है, Na प्लस एंड Cl माइनस जो NaCl जो हम कहते हैं। तो उसके कारण कि जो भी हमारा ब्लड प्रेशर सोडियम क्लोराइड के कारण इंक्रीज होता है, तो ये एक रीज़न बनता है कि ये है एसेंशियल हाइपरटेंशन के कोजेस, एसेंशियल। फिर जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, कि वो समझिए आप सेकेंडरी हाइपरटेंशन के कोजेस, तो कुछ ऐसी हेल्थ कंडीशंस, कुछ ऐसी बीमारीज में भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, कुछ मेडिकेशंस के साइड इफ़ेक्ट के तौर पे। फिर रिक्रिएशनल ड्रग्स के कारण हो सकता है कि आप बिना प्रॉपर डायरेक्शंस के साथ ऐसे सेल्फ मेडिकेशंस करते हैं कि आपको प्रॉपर उसके बारे में नॉलेज भी नहीं है, और वो प्रिस्क्रिप्शंस ड्रग है और आप इस टाइप के मेडिकेशंस का लेते हैं, तो आपको हाइपरटेंशन होने का खतरा बढ़ जाता है। फिर प्रेगनेंसी के अंदर एंड हार्मोनल थेरेपी, तो ये सब अलग अलग कंडीशंस के अंदर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो सकता है। अब बात करें कि उसके कारण क्या हो सकता है, तो हार्ट फेल्यूर हो सकता है पर्सन का। फिर एक्सेसिव ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो हार्ट अटैक आ सकता है, और उसके कारण हार्ट फेल्यूर भी हो सकता है। किडनी डिसीज हो सकती है एज वेल एज किडनी फेल्यूर, बिकॉज जो कैपिलरीज होती है उसके ऊपर कंटिन्यूसली प्रेशर रहता है, तो कई बार वो कैपिलरीज ब्रेक भी हो जाती है, और वो कैपिलरीज समझो कि ब्रेन के पोर्शन में ब्रेक होती है, तो ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, कि जिसको हम कहते हैं ब्रेन हैमरेज। वहाँ पे हैमरेज हो सकता है, ब्लड क्लोटिंग हो सकता है, कि समझो कि ब्रेन के अंदर जो ब्लड को लेकर जाने वाली जो ऐसी कैपिलरीज होती है, वो समझो कि आगे जाके हो जाती है ब्रेक। तो वो कैपिलरी समझो कि ब्रेक हो जाती है, तो उसके अंदर रहा जो ब्लड है वो सब फिर ब्रेन के कुछ पोर्शंस के अंदर फैल जाएगा, और वो वहाँ पे होगा फिर क्लोट, तो ब्रेन स्ट्रोक होगा पेशेंट को, एज वेल एज हैमरेज भी हो सकता है, और जिसके कारण प्रॉपर क्योर नहीं हुआ तो पेशेंट कोमा में भी जा सकता है, एज वेल एज उसकी डेथ हो सकती है, ब्रेन डेड हो सकता है, और ब्रेन डेड होने के बाद धीरे धीरे पर्सन की जो डेथ जो है वो कंफर्म होती है। तो कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी होते कि जब, इसीलिए हाइपरटेंशन की जो ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। जब भी आपको इस टाइप का प्रॉब्लम है तो तुरंत मेडिकेशंस स्टार्ट कर देनी चाहिए। हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज जितना आप करोगे तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहेगा, और ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशंस आपके बॉडी में होते ही है ये कोजेस के कारण, तो तुरंत डायग्नोसिस करवा के मेडिकेशंस आपके स्टार्ट करवाने चाहिए। तो विज़न लॉस भी हो सकता है, हाइपरटेंशन के कारण हार्ट अटैक आ सकता है, किडनी डिसीज फेल्यूर, सेक्सुअल डायफंक्शन हो सकता है, हार्ट फेल्यूर, स्ट्रोक। तो ये है उसके कुछ डेंजरस इफेक्ट जिसको हम कहते हैं, ये उसके कोजेस हो गए, और ये कोजेस के कारण होने वाले ये
रिस्क कि कोजिस के कारण ब्लड प्रेशर तो एलिवेटेड हो गया, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, कि नॉर्मल से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया है पेशेंट का, तो ये उसके कोजिस और उसके कारण होने वाले ये सब रिस्क। तो हाई ब्लड प्रेशर के अब सिम्टम्स देखते हैं हम। तो सिम्टम्स के अंदर सबसे पहले तो हेडेक होता है पेशेंट को। हेडेक नॉर्मली रहता है कि जिसको ब्लड प्रेशर का जो प्रॉब्लम है तो हेडेक उसको रहेगा, डिजीनेस रहेगा, हार्ट प्रॉब्लम रहेगा, और नोज़ ब्लीड, आपके नोज़ में से ब्लीडिंग रहेगा। बिकॉज क्या होता है कि ब्लड प्रेशर के कारण कि नोज़ के आसपास रही कुछ कैपिलरीज की जो बहुत ही सेंसिटिव होती है, बहुत ही नाजुक होती है, डेलिकेट्स होती है, कि वो फिर प्रेशर सहन नहीं कर पाती, दे कान टॉलरेट द प्रेशर ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, एंड उसके कारण वो ब्रेक हो जाती है और फिर उसमें से जो ब्लड है वो बाहर निकलता है। फिर विज़न प्रॉब्लम्स होते हैं, फटीग थकान होती है, एंड नंबनेस हैंड एंड फीट, नंबनेस उसका मेन सिम्टम्स है। और ब्रेन के अंदर ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, हैमरेज हो सकता है, आइस पे अफेक्ट करेगा, विज़न के ऊपर उसकी, ब्लड वेसल्स खास उससे प्रभावित होंगी कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा तो वो जो ब्लड की जो वेसल्स है वो काफ़ी डैमेज होगी, वीक होती जाएगी, और जिसके कारण अलग अलग ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम के ऊपर अफेक्ट होगा, हार्ट अटैक आ सकता है। और आप देखिए कि ऐसे ऑर्गन्स टारगेट होते हैं हाइपरटेंशन के अंदर कि जिसके कारण पेशेंट की जो लाइफ के ऊपर अफेक्ट होता है, कि समझे कि ब्रेन, तो ब्रेन स्ट्रोक या फिर ब्रेन हेमरेज कि जो आगे जाके पेशेंट को कोमा में ले जा सकती है या फिर उसका डेथ भी हो सकता है। आइज़, तो आइज़ में समझे कि विज़न लॉस हो जाएगा तो आपको देखने का बंद हो जाएगा। हार्ट पे अफेक्ट करेगा तो हार्ट अटैक आ सकता है, वो भी एक रीज़न है डेथ होने की। और किडनी फेल्यूर, किडनी भी आपकी फेल होगी तो भी आप नॉर्मल लाइफस्टाइल नहीं जी सकते। तो ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है कि जो आपके अलग अलग ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम को प्रभावित करती है। तो जब उसके स्टार्टिंग के समझे कि एलिवेटेड है थोड़ा, कि 120 से 129 आपका आता है और 80 के प्लस रहता है, थोड़ा प्लस और -5, तो ज़रूर से आपका डायग्नोसिस करवाना चाहिए। और ये एडवाइस हम कहें सेफ्टी एडवाइस, तो सेफ्टी एडवाइस के तौर पे समझो कि मैं हो या फिर आप है, भले हमें ऐसा लग रहा है कि हम हेल्दी है, फिर भी मंथली एक बार हो सके तो आपका ब्लड प्रेशर ज़रूर से चेक करवाएं, कि जिससे आपको पता चले कि आपके जो वाइटल साइन जो हम कहते हैं हमारी बॉडी के वाइटल साइन जो हम कहें कि जो हमारे हार्ट बीट्स होते हैं वो कितने हैं, रेस्पिरेशन रेट हमारे कितने हैं, पल्स रेट हमारे कितने हैं, एज वेल एज कि ये ब्लड प्रेशर। इवन मैं तो कहता हूँ कि आपको आपका ब्लड शुगर भी चेक करवाना चाहिए, कि शुगर चलो कि आप 3 मंथ में करवाते हैं या 6 महीने में एक बार, तो वो भी एक हैबिट बनानी चाहिए कि जिससे आप ये सब बीमारियों से पहले ही सतर्क हो सकते हैं। आपको पहले ही पता चलेगा कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप उसके लिए प्रिकॉशंस ट्रीटमेंट वगैरह स्टार्ट कर सकें। तो ये है उसके सिम्टम्स। आगे जानते हैं उसके कॉम्प्लिकेशंस। ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको, स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक, किडनी डैमेज, कि जो नॉर्मल वेसल्स होती है उसके कंपेयर में ब्लड वेसल जो है वो यहाँ पे डैमेज होती है, काफ़ी नैरो हो जाती है, जिसके कारण प्रेशर इंक्रीज होता है। कि ये नॉर्मल ब्लड वेसल्स हैं और यही ब्लड वेसल सब जो कि ये थोड़ी, तो उसका ये जो लेंथ डायमीटर का होगी ये समझो कि है 3 mm, तो यहाँ पे वो हो जाएगा 1.5 mm। तो अब आप फिज़िक्स के तौर पे सोचिए कि जब फिज़िक्स में हम देखते हैं कि ऐसे पानी के अंदर कोई पाइप में पानी जा रहा है और जब उसके ऊपर कोई प्रेशर पड़ता है, कि जब पानी की पाइप हो और उसके ऊपर आपका पैर पड़ जाता है या फिर वो पाइप छोटी हो जाती है, तो उसके अंदर रहा जो ब्लड है वो उसके अंदर रहा जो समझो कि जो भी कंटेंट है, कि जो वाटर है, ऑयल है, तो वो काफ़ी प्रेशर से जाएगा और
ये जो कैपिलरीज की जो वॉल होगी उसके ऊपर भी फिर प्रेशर पड़ेगा, और वो जो प्रेशर से जाने वाला जो ब्लड है वो आगे जाके अलग अलग ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम को डैमेज करता है, बिकॉज जो नॉर्मल फ्लो रेट उसका एज वेल एज नॉर्मल प्रेशर जरूरी है मेंटेन रहना 120/80। तो ये है उसके हाई ब्लड प्रेशर की जिसके कॉम्प्लिकेशंस की जो ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। ये ब्रेन के ऊपर देखा, ब्लड वेसल्स के ऊपर, एज वेल एज हार्ट के ऊपर मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन हो सकता है, हाइपरटेंसिव, कार्डियोमायोपैथी, हार्ट फेलूर, किडनी के अंदर नेप्रोपैथी की जिसको हम कहते हैं रीनल फेलूर, किडनी फेलूर, रेटिना ऑफ आई, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी की जिसके अंदर विज़न लॉस हो सकती है, विज़न के ऊपर अफेक्ट पड़ता है, और ब्रेन के अंदर स्पेशली तो सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट की जिसको हम कहते हैं स्ट्रोक, हैमरेज होना आगे जाके, हाइपरटेंसिव एंसेफेलोपैथी की मतलब जिसके कारण कन्फ्यूज़न, हेडेक एंड कन्वल्जन्स वगैरह हो आ सकते हैं पेशेंट को। तो अब जानते हैं उसकी होम रेमेडीज़। होम रेमेडीज़ में ज़रूर से ध्यान रखें तो सबसे पहले तो प्याज कि जिसको हम कहते हैं ओनियन, दैट इज़ अ ओनियन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस वन कि ये जो ओनियन है, तो ओनियन खाना चाहिए आपको आपके जो डाइट के अंदर यूजुअली ओनियन होनी चाहिए, प्याज होना चाहिए, जिसके कारण आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। बिकॉज क्वारसेटिन नाम का फ्लेवेनॉइड्स उसके अंदर होता है कि जो आपकी रक्त वाहिनियों को पतला करने में मदद करता है। तो मेनली जो क्वारसेटिन का नाम का जो फ्लेवेनॉइड होता है उससे आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहता है। तो ये है प्याज का बेनिफिट। उसके बाद आंवला जो हम कहते हैं, आंवला, इम्बलिका ऑफिसिनालिस कि जो आंवला जो फ्रूट होता है वो कि जिसके अंदर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। तीसरा है लहसुन कि जिसको हम कहते हैं गार्लिक, दैट इज ए गार्लिक। गार्लिक का सेवन जितना आप करते हो आप रूटीनली, उतना आप ये ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है उससे बच सकते हैं। एज वेल एज मेथी एवं अजवाइन का पानी कि जिसको हम कहते हैं फेनुग्रीक, मेथी को हम फेनुग्रीक करते हैं, एंड अजवाइन कि यहाँ पे आप फेनुग्रीक के सीड देख सकते हैं कि उसको भी आप रेगुलरली खाते हैं तो उससे भी आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में रहे। उसके अलावा यहाँ पे हम देखें तो बनाना है। फिर जो हम धनिए की बात करते हैं कि आप हमारे जो इंडियन लाइफस्टाइल के अंदर हम देखें तो जब हम खाना बनाए तो उसके अंदर मिर्ची डाली जाती है, फिर जब तड़का लगाया जाता है उसके अंदर मेथी डाली जाती है, वो भी एक हैबिट रहता है। फिर इवन ओनियन भी होते हैं, इवन सब्जी में भी डाला जाता है, एज वेल एज सलाड्स में भी आप ओनियन वगैरह प्रीफर करते हैं। फिर लेमन रूटीन खाया जाता है, और गार्लिक तो काफ़ी सारे लोग प्रीफर करते ही है, फूड के अंदर भी होता है। गार्लिक की चटनी वगैरह भी आप प्रीफर करते हैं तो उससे भी आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहता है। तो ये सब हमने बात की होम रेमेडीज़ के बारे में कि जो धनिया के जो ग्रीन धनिया है वो भी, एज वेल एज हम मसालों के अंदर भी उसका कोरिएंडर सीड का जो पाउडर यूज़ करते हैं, धनिया पाउडर जो हम कहते हैं वो। फिर मिर्ची लिमिट में खानी चाहिए, एक्सेसिव खाने से भी अल्सर होता है, बट लिमिट में खाने से ब्लड प्रेशर से आप बच सकते हैं। एंड शहद कि जिसको हम कहते हैं हनी। फिर वाटरमेलन, उसके भी बेनिफिट्स हैं कि वो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखता है। तो ये सब आपको प्रीफर करना चाहिए कि जिसके कारण आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहता है। तो ये है होम रेमेडीज़। इसलिए अब हम आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले हम होम रेमेडीज़ की बात करते हैं मेडिसिन्स के, बिकॉज समझो कि मेडिसिन्स क्यों खाए, कि अगर समझो कि ये
होम रेमेडीज़ की जो हमारे डाइट है उससे ही आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, प्रिवेंशन रहता है। तो जैसे कि हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप प्रिवेंशन रखते हैं तो आगे जाके उसकी ट्रीटमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती, कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। बट समझो कि किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, और काफ़ी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होता ही है कि जो अभी हम लाइफस्टाइल जो हम कहते हैं उसके अकॉर्डिंग टू ब्लड प्रेशर की बीमारी काफ़ी लोगों के अंदर कॉमन हो गए। तो उसके लिए जो हम मेडिसिन्स यूज़ करते हैं, जो मेडिसिन्स पेशेंट को देते हैं, उनको कहा जाता है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, और ये सभी ड्रग्स प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती है। कि जो RX ओनली लिखा होगा, अब जितने भी लेबलिंग देखेंगे तो RX ओनली लिखा होगा कि प्रिस्क्रिप्शन RX ओनली मेडिसिन्स रहेगी, और ये मेडिसिन्स को यूज़ किया जाता है टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स comprise several classes of compound with the therapeutic intention of preventing, controlling और treating the hypertension। कि वो प्रिवेंट भी करता है, कंट्रोल भी करता है और ट्रीट करता है आपका हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम। तो सबसे पहले है कि डायूरेटिक्स क्लास की जो ड्रग्स होती है, कि जिसके अंदर थायजाइड डायूरेटिक्स लाइक हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, कि यहाँ पे हम देख सकते हैं हाइड्रोक्लोरोथायोजाइड का जो टैबलेट है, कि जिसकी स्ट्रेंथ हम कहें 12.5 mg स्ट्रेंथ है, और RX ओनली मेडिकेशंस रहेगा ये, और प्रॉपर फिजिशियंस के डायग्नोसिस के साथ ही आपको ये यूज़ करनी होती है। डायरेटिक्स के अंदर ही थायजाइड के अंदर क्लोरथेलिडोन, इंडापामाइड वगैरह यूज़ किया जाता है। एज वेल एज हाई सेलिंग डायूरेटिक में फ्यूरेसेमाइड प्रेफर की जाती है। उसके अलावा पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स के अंदर स्पायरोनोलैक्टोन एंड एमिलोराइड, ये मेडिकेशंस जो है वो प्रीफर किए जाते हैं। उसके अलावा देखें तो ACE इन्हिबिटर, की जिसको एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इन्हिबिटर्स कही जाती है। ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इन्हिबिटर हेल्प रिलैक्स योर वेन एंड आर्टरीज टू लोअर योर ब्लड प्रेशर। वो क्या करता है, रिलैक्स करता है हमारी वेन एंड आर्टरीज को, कि जो प्रेशराइज के कारण जो काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है उनको रिलैक्स करता है। और उसके अंदर जो मेडिसिन है वो है कैप्टोप्रिल, एनालेप्रिल, लिसिनोप्रिल। तो जितनी भी प्रिल वाली मेडिसिन के पीछे आप देखोगे तो एप्रिल आपको या फिर प्रिल आपको देखने को मिलेगा, कि आप देखो लिसिनोप्रिल है तो पीछे ओप्रिल है, सेम लाइक दैट एनालेप्रिल के अंदर एप्रिल है, कैप्टोप्रिल के अंदर भी पीछे ON प्रिल है। तो ये सभी पेरिंडोप्रिल है, रामीप्रिल है, फॉसिनोप्रिल है। तो जितनी भी ये प्रिल वाली मेडिकेशन है वो सब आती है ACE इन्हिबिटर्स के क्लास में, और ये वाइडली प्रेफर की जाती है टू ट्रीट हाइपरटेंशन। RX ओनली आप देख सकोगे कि सभी के ऊपर RX लिखा होगा, RX ओनली की प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन यहाँ पे लिखा है PRESCRIPTION, प्रिस्क्रिप्शन ओनली ने कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, के बच्चों से ये मेडिसिन को हमेशा दूर रखनी है। बिकॉज गलती से भी ये नॉर्मल हेल्दी पर्सन ये मेडिसिन नहीं खा सकता, जिसको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है वो उसी को लेनी है। प्लस ज़रूरी होता है उसका डोज कितने मिलीग्राम की टैबलेट है, कि कुछ टैबलेट एनवास 5 mg है, कुछ 25 mg की आती है। तो प्रॉपर उसका डोजेस भी पर्सन टू पर्सन वेरी होता है। ऐसा नहीं कि मुझे ब्लड प्रेशर है और मैं 10 mg की लेता हूँ तो आपको भी 10 mg सूटेबल रहेगा। ओके, वो स्टेजेस पे डिपेंड करता है, पर्सन के डिपेंड करता है कि किसको कितने लेवल का ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, उसी के अकॉर्डिंग टू उसको डोज दिया जाता है। उसके बाद एंजियोटेंसिन 81 रिसेप्टर ब्लॉकर,
कि जिसके अंदर सार्टन वाली ड्रग आप देखने को मिलेगी, कि पीछे आपको सार्टन लिखा हुआ मिलेगा। उसमें है लॉसार्टन है, कैंडेसार्टन है, पीछे आप देखो सभी के पीछे सार्टन, इर्बेसार्टन है, उसके बाद वालसार्टन है एंड टेलमिसार्टन। दिस ऑल हैव ए सार्टन इन देयर स्पेलिंग, जिनके स्पेलिंग में सार्टन आता है वो याद रखो एंजियोटेंसिन 81 रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं RX ओनली लॉसार्टन की टैबलेट, एंड यहाँ पे वालसार्टन है कि जो 160 mg के कैप्सूल है, RX ओनली रहेगी। दिस इज ऑल्सो RX ओनली टेलमिसार्टन टैबलेट की जिसकी स्ट्रेंथ 40 mg यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये 50 mg में है लॉसार्टन 50। तो ये है एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग्स। फिर डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर्स कि जिसके अंदर एलिस्किरेन आती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिस्किरेन टैबलेट्स 150 mg उसकी स्ट्रेंथ है, और वो भी है RX ओनली, नोवार्टिस का वो प्रोडक्ट है। उसके फिल्म कोटेड टैबलेट्स भी है एलिस्किरेन 28 फिल्म कोटेड टैबलेट्स, वो भी नोवार्टिस का प्रोडक्ट हम देख सकते हैं। रेनिन इनहिबिटर आर ए ग्रुप ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स यूज प्राइमरी इन ट्रीटमेंट ऑफ एसेंशियल हाइपरटेंशन। एसेंशियल हाइपरटेंशन होता है तो उसके अंदर एलिस्किरेन पेशेंट को दी जाती है। दिस ड्रग इनहिबिट फर्स्ट एंड रेट लिमिटिंग स्टेज ऑफ द रेनिन एंजियोटेंसिन aldosterone system, namely the conversion of angiotensin to angiotensin 1, कि जो एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 के अंदर कन्वर्ट करती हैं। तो यह है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि दिस ड्रग इनहिबिट द फर्स्ट एंड रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन aldosterone सिस्टम। तो ये है एलिस्किरेन। उसके बाद हम देखें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कि जिसको यूजुअली CCB कहा जाता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली एंटी हाइपरटेंसिव की ड्रग्स है, कि जिसके अंदर वेरापामिल आती है, डिल्टिएज़म है, निफेडिपिन है। कि आपके घर पे भी समझो कि किसी को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होगा तो इसके अंदर आप देखेंगे कि चाहे लॉसार्टन या फिर साल्सार्टन वाली मेडिकेशंस हो गए, या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी वाइडली दी जाती है, लाइक निफेडिपिन होगी, फैलोडिपिन है, एम्लोडिपिन है, फिर वेरापामिल है, निट्रेनडिपिन एंड लेसिडिपिन। तो उसके सभी के पीछे डिपिन खासकर लगता है, और वेरापामिलर डेल्टिएज़म कि RX ओनली सभी के अंदर देखो प्रिस्क्रिप्शंस के साथ ही आपको इनको यूज़ करना है। एम्लोडिपिन एंड एटनोलॉल भी होता है कॉम्बिनेशन में। निफेडिपिन के सस्टेन रिलीज टैबलेट 10 mg स्ट्रेंथ में है, और वेरापामिल 40 mg स्ट्रेंथ का ये टैबलेट है। उसके बाद बीटा ब्लॉकर्स हम देखें, बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स जिसके अंदर प्रोप्रानालॉल है, मेटाप्रोलॉल, एटेनोलॉल एक्सेट्रा। तो एटेनोलॉल भी वाइडली प्रिस्क्राइब किया जाने वाला ये मेडिकेशन से RX ओनली, मेटाप्रोलॉल भी RX में आएगा, एज वेल एज प्रोप्रानालॉल। तो ये सभी प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिकेशन से, सेल्फ मेडिकेशन डेंजरस है, ये हम बार बार आपको कहते हैं। जस्ट ये हम आपके लिए नॉलेज के लिए, आपके लिए ये कंटेंट जो है वो डिज़ाइन किया है, प्रॉपर डायग्नोसिस के साथ ही यूज़ करना है। फिर अल्फा एंड बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स, कार्वे डिलॉल टैबलेट्स, लेबेटालॉल है एंड कार्वेडिलॉल, ये दोनों काफ़ी फेमस है। 100 mg की टैबलेट एज पर IP। तो दोनों में देखिए सभी के अंदर आप देखोगे RX ओनली मेडिकेशन से हाइपरटेंशन की। अल्फा एड्रीनर्जिक्स के अंदर प्राजोसिन है, टेराजोसिन है, डॉक्साजोसिन, फेंटालोमाइन एंड फिनॉक्सीबेंजामाइन। तो प्राजोसिन हाइड्रोक्लोराइड एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट कि जिसकी स्ट्रेंथ है 5 mg स्ट्रेंथ वाला हम टैबलेट
यहाँ पे देख सकते हैं प्राजोसिन 5XL, और वो भी है RX ओनली मेडिकेशंस। तो ये है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। सेंट्रल सिम्पैथोलाइटिक्स क्लास के अंदर क्लोनिडिन एंड मिथाइल डोपापी यूज़ होते हैं कि अगर समझे कि आगे वाली मेडिसिन इफेक्टिव नहीं है तो ये मेडिकेशंस भी पेशेंट को दी जाती है। RX ओनली रहेगी मिथाइल डोपा 250 mg और क्लोनिडिन का सिर्फ 0.1 mg का टैबलेट। फिर वासोडाइलेटर्स की जो कैपिलरीज को डायलेट करते हैं, जिसके अंदर आर्टेरियोलर में हाइड्रेलेजिन, यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रेलेजिन वासोडाइलेटर है, 25 mg का टैबलेट रहता है, RX ओनली। फार्मेसी मेडिसिन्स कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, और मिनॉक्सिडिल और डायजोक्साइड, ये तीनों आर्टेरियोलर रहेंगे। एंड आर्टेरियल प्लस वीनस वासोडाइलेटर में सोडियम नाइट्रोब्रूसाइड कि जिसका पेशेंट को इंजेक्शन दिया जाता है। तो ये थी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। तो एन आर्टेरियोल इज ए स्मॉल डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल, कि ये आर्टेरियोल जो है, ये आर्टरी की जो ब्रांचेस बनती है वो आर्टेरियोल कहे जाते हैं। एंड वेन की जो ब्रांचेस बनती है वो वेन्यूल कही जाती है, और आगे जाके वो कैपिलरीज बनाती है, और उसके साथ अटैच होते हैं अलग अलग टिश्यूज़ के सेल। अब जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो ये कैपिलरीज ब्रेक होती है, या फिर ये आर्टरीज़ के ऊपर प्रेशर बढ़ता है, और उसके कारण वो प्रेशर फिर ये जो ब्रांचेज होती है पूरी ये वाला रीजन, वहाँ पे प्रेशर होता है, और जो सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं, सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं, वहाँ पे ये समझो कि ब्रेक होती है। तो उसके कारण जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो ये था हमारा डिटेल वीडियो लेक्चर ऑन हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर जो इंक्रीज़ होता है उसके बारे में डिटेल में हमने आपको जानकारी दी। होम रेमेडीज़ भी जाना, रीजंस जाने, कॉम्प्लिकेशन, रिस्क फैक्टर, डायग्नोसिस कैसे होता है, नॉर्मल वैल्यूज़, तो A to Z इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल गई है। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए हमारे 9426180836 व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है फार्मारॉक्स का। चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक्सेस करिए टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर वगैरह की जो फार्मारॉक्स के मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है। तो एंड्रॉयड यूज़र है तो एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें, एप्पल यूज़र है तो एप्पल ऐप पर से ऐप को डाउनलोड करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।